नमस्कार दोस्तों, आपका सक्षम लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे लाइफ स्किल पर, जिसमें हमारे साथ हुए हैं संतलाल सर। और मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, जो आप आए हैं करेंगे। हम चाहते हैं आज भी आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछें। कि सर स्टार्ट करेंगे। तो एक तो हमेशा के लिए सहयोग के लिए धन्यवाद सुनीता, चूँकि आप हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं, और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पूरी टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है। और ख़ासकर जब समाज की जागरूकता की बात करते हैं, लोगों के जगाने की बात करते हैं, और जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो पूरी टीम सक्रिय रूप से अपने आप को निछावर कर देती है। और हमने पहले भी कहा था कि ये पूरी टीम जो सक्षम की टीम है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को अपनी आहुति दी है बाल विकास के लिए, और ये आहुति कहीं न कहीं बच्चों के विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है। और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका निकल रहा है। लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के मेल आ रहे हैं, लोगों ने हमें बताया कि हमारे बच्चे में परिवर्तन आ रहा है, लोगों में परिवर्तन आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ तो ऐसे परिवारों ने जो शेयर किया और फ़ोन किया, बात किया कि पूरे माँ बाप भाई बहन सब लोग एक साथ बैठ कर के पूरा लाइफ स्किल का प्रोग्राम देखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस कार्यक्रम को हमने एक छोटे से कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और उस कार्यक्रम का असर इतने ज़्यादा परिवारों में हो रहा है, हज़ारों परिवारों में इसका असर हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत तारीफ़ की बात है। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से निरंतर जुड़ाव पूरे समाज का, एक परिवार का, हर किसी के विकास का एक अच्छा माध्यम होता है। तो पिछली बार हम लोगों ने बात किया था, और वो बात हमारी बात हो रही थी कि हम कैसे मानसिक बीमारी को, मानसिक डिप्रेशन को कैसे दूर कर पाएंगे, किस तरह दूर करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने उपाय बताने चालू किए थे। उसी दौरान अचानक जो है बिजली के आने और जाने के कारण हमारा थोड़ा सा सेशन बाधित हो गया था। लेकिन हम वहीं से इस बार फिर से शुरुआत कर रहे हैं कि हमें कैसे और किस तरह उन चीज़ों को देखना है और हमें बताना है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग ध्यान से सुनने की बात है कि हम लोग कैसे इन चीज़ों को अपनाएंगे, उसको ध्यान से सुने, और आप लोग भी उसको आजमाएं कि हम लोग कैसे कहते हैं। एक तो ऐसी जगह पे बैठना है जहां आपका ध्यान भंग ना हो, जहां आप एकाग्रचित बैठ सको, ध्यान लगा सको, और इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं आपके। हम लोगों ने पिछली बार भी बात किया था कि अगर आपके पास कोई नदी है तो नदी के किनारे जा कर के आप बैठ सकते हैं, क्योंकि उसकी कलकलाहट से आवाज़ जो होती है, कलकल और झरझर की जो आवाज़ होती है, वो कहीं ना कहीं मन को सांत्वना देती है। कोई बगीचा है, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र ऐसे जो जगह हैं जहाँ पे ऐसी जगह बहुत कम है, तो वहाँ पे अगर हैं भी तो वहाँ बहुत शोरगुल होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी जगहों के लिए हमें पार्क हैं आपके, आप पार्कों में जा सकते हैं, आप बगीचों में जा सकते हैं, आप अपने छत के ऊपर जा सकते हैं, एकांत में बैठ सकते हैं, और आप कमरे में अपना स्पेशल कमरा होता है, जैसे हम लोग अपने ढंग से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, बनाते हैं, आप उसमें बैठ सकते हैं। यानी कि आप सुबह मॉर्निंग में उठ करके कहीं भी जा सकते हैं। आप जिस धर्म का फॉलो करते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, आप वहाँ पर अगर हिंदू हैं तो आप मंदिर में जा सकते हैं और वहाँ एकांत में बैठ सकते हैं। आप मस्जिद में बैठ सकते हैं, आप गुरुद्वारा में बैठ सकते हैं, आप चर्च में बैठ सकते हैं। तो जहाँ आपको सुटेबल समझ में आए, जहाँ पर आपका दिमाग शांत हो, आप वहाँ जा कर के बैठ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तनाव की ओर जा रहे हैं और हमारा पूरा बचपन जा रहा है। इसी तरह जो है हमें जो है अपने विचारों को ध्यान से, जब हम किसी की बात करते हैं, कहीं से भी कुछ सुनते हैं, तो उसको हमें ध्यान से सुनने की भी आदत हमें डालनी पड़ेगी। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तब जाकर के हमें उसका रास्ता निकलता है, हमें करना क्या है। और जब हम अंदर जब भटकाव होता है, जब हम भटकाव के साथ में किसी बात को आधा सुनते हैं, फिर इधर आपसे की तरफ देखने लगे, फिर इधर देखे, फिर हम इधर देखने लगे, तो ऐसा लगता है, अगले व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि हमारी बातों को अनसुना कर रहा है, और हमारा भाई पूरी तरह उसकी बातों पे ध्यान नहीं जाता। उसका एक परिणाम होता है कि हमारा दिमाग और डिप्रेशन की तरफ जाता है, ना कि उससे उपाय होते हैं। ध्यान से सुनने की क्षमता को बढ़ाने की जो कोशिश है, वो आपका ध्यानाकर्षण ही है। जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे, तो बहुत सारे उपाय हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे उपाय दिए थे, तो मुझे लगता है कि उसको हमें देखना चाहिए कि हम उसको कैसे उसको देखेंगे, क्या क्या करेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें जानना
को करना है और हमें इस पे विचार भी करना है, हमें इसके बताए हुए रास्ते पे चलना भी है और निरंतर प्रयास भी करना है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम इसको जानें और समझें। साथ ही जो है हम लोग जब यदि हम सिद्धांत की बात करें तो उसके बारे में अस्वस्थ रहना, अपने सिद्धांतों के बारे में अस्वस्थ रहना हमारा मेन कर्तव्य बनता है। और इसमें जो है एक दूसरे की राय लेना और राय देना ये भी इम्पॉर्टेंट है। सर आपने बताया कि हमें किसी की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। अब हम ध्यान से नहीं सुनते तो आंसर नहीं निकलता है। अगर जैसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर होते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ नॉर्मल ही पढ़कर हट जाते हैं कि हाँ हमें नहीं पता, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं कैसे करूँ। तो फिर ये हो जाता है ना कई बार कि क्वेश्चन जब तक आप सही से नहीं पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं। तो जैसे हमारी जो भगवान ऐसा तो नहीं करता कि सिर्फ प्रॉब्लम ही देता है, क्योंकि सॉल्यूशन भी देता है। उसकी क्षमता तुम्हारे अंदर कितनी है सहने की, वो भी देता है। तनाव जब होता है तो कहीं ना कहीं तनाव को दूर करने के लिए हल भी होता है। बस ये है कि हमारा नज़रिया नहीं होता है उसे ढूंढने का, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही हल छुपा हुआ है पूरा। बिल्कुल, आप देखते जाइए कि लोगों के कमेंट्स यदि आ रहे हैं तो आप ज़रूर उसको देखिएगा और उसको पढ़ते जाइएगा, क्योंकि आज आप ही उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अली मलिक हैं, ये वेरी गुड बोल रहे हैं, स्पेस फॉर साउंड बोल रहे हैं, सबको सलाम, वेरी गुड प्रोग्राम, मोहम्मद दी हैं ये, थैंक यू आप सभी का। जो लोग आप हमें कमेंट कर रहे हैं, आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं और आप हमें अपने आप हमें मेल भी कर सकते हैं सक्षम की आईडी पर, saksham.del1@gmail.com पर भी, और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9311124880। तो हमें कमेंट कर सकते। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि आपके सुझाव यदि हमें मेल आएंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो मजबूत होगा और हम लोग उसको आपके जो सुझावों को उसको पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक दूसरे की राय लेना जब ज़रूरी होता है, इसमें अगर हम एक दूसरे की राय लेंगे तो शायद हमें जो मन का हमारा बोझ है वो हल्का हो जाएगा, या जब हम जो एक दूसरे को कहने वाले हैं वो हम लोग कह सकते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं। तो और हम साथ ही जो है हम जब क्लास में पढ़ते हैं, जब हमारे लेक्चरर आते हैं या फिर हमारा क्लास टीचर हैं या जो अध्यापक हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम उस समय नोट्स ज़रूर तैयार करें। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में हैं, जब तनाव में होते हैं, जब आप नोट्स तैयार करते हैं तो वो सही नहीं होता, तो और सही ढंग से हम तो नोट्स नहीं लिख पाते। जब नोट्स नहीं लिख पाते तो हमारा आधा दिमाग में होता है, आधा नहीं होता। तो हम उसके नोट्स तैयार करें और नोट्स और एक दूसरे की मदद लेने में बहुत ज़रूरी है कि हम उसको नोट्स तैयार करें, तो एक दूसरे की मदद लें, उसको समझें और समझाएं। तो ये बेहद ज़रूरी है। और ज़्यादातर मजबूत तब होता है हमारा माइंड कि जो चीज़ मुझे आती है वो चीज़ मैं दूसरे को समझाऊं। जैसे अभी हम कर रहे हैं, लाइफ स्किल का सेशन कर रहे हैं, जितनी हमारे पास है नॉलेज हम उसको दूसरों को दे रहे हैं, उनसे भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और हम भी कुछ समझा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का विकास ही हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले खुद पढ़ो और फिर दूसरों को पढ़ाओ, तो उससे तुम्हारा ही मानसिक विकास होता है। और नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है सुनीता जी, ये हम आपको ज़रूर बता रहे हैं कि आप इसको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नोट्स बनाना ज़रूरी क्यों है। और नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है, एक तो सबसे पहली बात है कि पाठ के जो आप लेसन सुन रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके प्रमुख बिंदुओं की पहचान हो जाती है। और जब आपको लेसन का जब प्रमुख बिंदु जो और जब नोट्स तैयार करते हैं तो मेन ये होता है कि टीचर्स तो बहुत सारे, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है हम बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत प्रमुख हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। तो लिखने की आदत अपने परिवार को भी डालनी चाहिए और ख़ुद को भी आदत डालनी चाहिए, और वो नोट्स बेहद ज़रूरी हैं ताकि आपको उसको आगे उसका फ़ायदा मिल सके। तो एक तो प्रमुख बिंदुओं की जो पहचान होती है वो हो जाती है। दूसरा, याद करने में सहायता होती है। हम कोई भी लेसन है, हमें उसको याद जब करते हैं तो उसको अगर प्रमुख बिंदु अगर हमारे पास लिखे हुए हैं, जो मेन बिंदु हैं, तो फिर उसको याद करने में सहायता होती है और उसी आधार से आगे आने वाला जो हमारा एग्ज़ाम होता है या हमारी जो परीक्षाएं होती हैं उस पर भी हमें उसका फ़ायदा मिलता है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम उसको भी पूरी तरह करें। पाठ्य सामग्री को समझने के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी जो पाठ्य सामग्री है उसको हम कैसे समझेंगे, कितना समझेंगे, किस तरह समझेंगे। तो एक पाठ को अगर हम पूरी अच्छी तरह समझना है यदि हमें, तो उसके प्रमुख बिंदुओं को नोट करना बहुत ज़रूरी होता है।
ये भी बहुत ज़रूरी है। और एक और भी ये है कि सुनने में सहायता के लिए भी होता है कि जब आप प्रमुख बिंदुओं को बनाते हैं तो आपको सुनने में बहुत सहायता मिलती है, जानने में सहायता मिलती है, उसको समझने में सहायता मिलती है। पाठ को संक्षिप्त रूप से पढ़ने के लिए भी ये हो जाता है कि अगर आपको पूरा पाठ पढ़ाया जाए तो आप शायद पूरा पाठ याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आप नोट्स तैयार किए हैं अपने तो इसके आधार पर आप संक्षिप्त रूप में पूरे पाठ को बता सकते हैं, पूरे लेसन को बता सकते हैं। जी नोट्स हाँ। आप खुद तैयार करोगे तो जहाँ तक है तो नोट्स बनाते बनाते वो चीज़ें याद हो जाती हैं, और जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो हमें एक होता है कि मैंने तो इसको पढ़ रखा है। तो ये एक वैसे ही नॉर्मल, इतना डिप्रेशन में नहीं लेते बच्चे, मतलब इतना सोचते नहीं कि हाँ एग्ज़ाम। पर जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े होते और वो एक दिन जो पढ़ते हैं ना, वो खाना पीना छोड़ के और साथ ही साथ वो परिवार वालों को भी टेंशन में देते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी डिप्रेशन में डालते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही एग्ज़ाम है तो मैं ही टेंशन लूँ। पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, वो भी टेंशन लेते हैं कि मतलब भाई इतना पढ़ रहा है, बहन इतना पढ़ रही है, तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे या ये नहीं आएगा। पर सिर्फ ये दिख रहा है कि वो पढ़ रहा है, पर उसने पूरे 1 साल नहीं पढ़ा, ये नहीं दिखता। वो एक और साथ ही एक ये भी है कि हो सकता है आप लोगों के सवाल आ रहे होंगे कि नोट्स में लिखना क्या है। तो ये बातें भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका अध्यापक पढ़ा रहा है या आपके लेक्चरर पढ़ा रहे हैं या आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। और उसमें लिखने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा जो अपना मानना है, जो हम लोग अपनी तरफ से देख रहे हैं। आपको यदि और कुछ अलग से अगर कुछ समझ में आता है तो आप उसको भी देखिएगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि वो शब्द को ज़रूर लिखें जिन शब्दों में आपका अध्यापक या आपका टीचर ज़्यादा जोर दे रहे हों, बार बार जिन चीज़ों में जोर दे रहे हों, यानी जिन शब्दों में ज़्यादा जोर दे रहे हों, इसका मतलब वो प्रमुख है। जैसे हम लोग डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग तनाव की बात कर रहे हैं, तो यह प्रमुख बिंदु है। बार बार हमारा डिप्रेशन बार यही आ रहा है और ये प्रमुख बिंदु है। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि हम मानसिक तनाव में, तो इसके लिए मेन पॉइंट जो हम बता रहे हैं उसको आप कैसे नोट कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा कि वो बिंदु कौन से हैं जिनके अध्यापक आपको बार बार जिन चीज़ों को फोकस कर रहा है, बार बार जिन चीज़ों को दोहराया जा रहा है, वो एक चीज़ें हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए। साथ ही ऐसे शब्द जिनको दोहराने की प्रक्रिया के बाद समझाना भी होता है। एक दोहराते हैं, दूसरा जिस चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं उसको भी हमें नोट करना चाहिए। एक तो वो दोहरा रहे हैं और जिन चीज़ का उदाहरण दे रहे हैं वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, इसलिए उनको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और उसको बताना चाहिए। और ये चीज़ें अगर हम लोग नोट बनाएंगे इस तरह, तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बहुत सरलता के साथ हमें याद होगा। हमारा डिप्रेशन जो एजुकेशन का, शिक्षा का जो बोझ है वो हमारे दिमाग में कम हो जाएगा। वाक्य जिस क्रम में बताए गए हैं आप उसको उसी क्रम में नोट करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जो वाक्य बोले जा रहे हैं, जिस क्रम में बोले जा रहे हैं, अगर आप उस क्रम में नोट कर लेंगे तो शायद और भी बेहतर उसका रिजल्ट हो सकता है और वो आपकी जो सामग्री है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। सामग्री को जो ब्लैक बोर्ड में जो लिखी गई हुई जो चीज़ें हैं, जो सामग्री ब्लैक बोर्ड में जो लिखा जाता है, टीचर खासकर जिन चीज़ों को लिखता है उन पे भी पॉइंट होते हैं। जब वो लिखते हैं तो खासकर कुछ जगहों में अपने आप पेंसिल के निशान लगा देते हैं या सही के निशान लगा करके उसको बताना चालू कर देते हैं, या उस लाइन को दोबारा दोहरा करके उदाहरण के साथ में बताना चाहिए। तो उस तरह के पॉइंट्स को भी हमें विशेष तौर पे नोट करने की ज़रूरत होती है। कुछ वर्ड होते हैं जिनका मतलब नहीं पता होता, पर वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो पूरे चैप्टर का ही, पूरा क्वेश्चन का ही हल होता है। पर कहीं ना कहीं बच्चे ये सोचते हैं चलो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, छोड़ो। पर उसी अर्थ को हमें समझना होगा तोड़ कर, क्योंकि एक क्वेश्चन उसी पे आधारित होता है पूरा। तो बच्चे कई बार ये सोचते हैं, जो 12th के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं कि चलो छोड़ो, पर जब एग्जाम बोर्ड का होता है तो वही चीज़ें रिपीटेड हो जाती है। वही चीज़ें रिपीटेड हो जाती हैं। हिंदी अभी उनको पता नहीं, और सिर्फ हिंदी में कुछ ना कुछ वर्ड होते हैं जो वो कहते हैं चलो छोड़ो, इसका मतलब हमें इसका मतलब तो यही है कि आपको और एक और चीज़ ये है कि आपकी पाठ की जो लेसन है आपका, जहाँ जिससे आप पढ़ रहे हैं, उसकी समीक्षा लिखना बहुत ज़रूरी होता है। भला ही टीचर ना बताए, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से अगर उसकी समीक्षा उसी दौरान लिख देते हैं, यानी कि पाठ कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत हुआ, उस आधार पर यदि आप उसकी समीक्षा लिखेंगे तो मुझे लगता है और भी बेहतर हो जाएगा और उसका रिजल्ट काफ़ी आगे आएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। जी कुछ पढ़ रही हैं आप? जी सभी हमें नाइस, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और ये संदीप जट हैं, नाइस बोल रहे हैं, गुड। सविता अग्रवाल है, नाइस। राहुल शर्मा सुपर। आयशा बोल रही हैं सुपर।
और भागीरथ सर ने लिखा है मोहम्मद अली को कि आप थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा, भागीरथ सर की बात रखी जाएगी। और भागीरथ सिन्हा जी बोल रहे हैं सो प्राउड। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप सभी लोग हमें क्वेश्चन कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ और आप हमसे कुछ सीखें और आप हमें भी कुछ सिखाएं। तो हमें ऐसे ही कमेंट करते रहिए और मेल करते रहिए हमारे saksham.delvan@gmail.com पर। ठीक है, तो थैंक यू। साथ ही व्हाट्सअप नंबर भी हमारा ये है 9311248880 9311124880। आप इस पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। साथ ही हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि इसके बाद का जो क्वेश्चन है, चूँकि अभी तो हम नोट्स बताने की बात कर रहे थे कि स्कूल का जो डिप्रेशन है वो कैसे कम हो पाएगा, अब हम बता रहे हैं कि आपका समय कहाँ जा रहा है, आप इसका अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। आप खुद अपना भी देख सकते हैं, अपने बच्चों का भी देख सकते हैं कि हमारा समय कहाँ है, वो समय कितना समय कहाँ पे जा रहा है, हमें उसका भी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये बात देख लें कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमारा कितना समय कहाँ पर किस चीज़ में लग रहा है, अगर हम इसकी तैयारी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा मानसिक डिप्रेशन का जो स्कूल से संबंधित जो हमारा डिप्रेशन दिमाग में आता है वो बहुत कम हो सकता है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम उसको तैयार करें। औसतन रूप से आप उसको देख सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे सोने में बिताने वाला जब आप सोते हैं तो आप कितने घंटे सोते हैं, आप एक समय उसमें लिख सकते हैं कि मेरा इतने घंटे मैं सोता हूँ। अगर आप इतने घंटे सो रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आप अपना खुद के सजने संवरने में, नहाने या धोने में, इसमें कितना टाइम आपका लगता है, दैनिक जो क्रिया होती है। तो आप दैनिक क्रिया पे अगर आप जाएंगे तो आप उसको देखेंगे कि मेरा नहाने में कितना टाइम लगता है, फिर मैं नहाने के बाद बाकी चीज़ें होती हैं जो कपड़ा पहनना ये है, मुझे फ्रेश होना है, वो टाइम भी अगर आप एडजस्ट करेंगे, आप उसको भी देखें कि उसमें कितना टाइम मैं दे रहा हूँ या मेरे परिवार के लोग कितना दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं अगर आपका बच्चा नहीं लिख पा रहा, आप खुद उसका लिख सकते हैं कि एक दिन चुपचाप बिना उससे बताए, अगर आप बता के लिखेंगे तो टाइम एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं, अगर आप बता के नहीं लिखेंगे तो वो एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वो पूरा का पूरा आपको बता देगा। आपको लिखने में मज़ा आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ से। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप उसको समझें कि वो कहाँ पर जा रहा है। तो आप अपने आप जब लिखेंगे तो वो हो जाएगी। तो उसका कितना टाइम अगर उसके सजने संवरने, नहाने धोने, खाने पीने, इस तरह की चीज़ों में जो लग रहा है वो हम उसका भी समय हम लोग रहे हैं। विद्यालय आने और जाने में हमारा कितना टाइम लगता है, जी बिल्कुल, हम एक बार ये भी नोट कर सकते हैं। और ये बेहद ज़रूरी है कि अगर हम विद्यालय जा रहे हैं तो उसमें कितना हमारा टाइम लगता है, कितना नहीं लग रहा है वो है। और विद्यालय में पढ़ने में कितना टाइम हमारा लग रहा है, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा विद्यालय में जो हम जा रहे हैं तो वहाँ कितना टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ाई का टाइम पीरियड क्या है, फिर बीच में हम खेलते कितना, वो भी उसमें आएगा। क्योंकि जब लंच का टाइम होता है तो बहुत सारे बच्चे खेलते भी हैं, हम भी बहुत मस्ती किया करते थे, खेला। तो बचपन का दिन है, जब हम लोग याद करते हैं तो अभी हम इस लाइव के पहले ही बैठ करके अपने बचपन की बातें याद कर रहे थे। तो वो बचपन के दिन, वो मस्ती के दिन बार बार याद आते हैं और कभी कभी रुलाते भी हैं और हंसाते भी हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो वैसे वैसे हमारी वो यादों में आ जाते हैं और उसे याद करना और उसको अनुसरण करना, बहुत सारी चीज़ें जो है हंसी भी आती है और दुख भी होता है, काश वो बचपन हमारा वापस आए। इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं आज कि ये बचपन जो आपका है ये बर्बाद ना जाए, इसलिए आप अपने बच्चों को इस लाइफ से ज़रूर आप जोड़ें। साथ ही बाजार आप आते जाते हैं, मार्केट आते जाते हैं, तो जो सामान खरीदते हैं, ख़रीदारी में आपका कितना टाइम लगता है वह भी आप ज़रूर उसको देखते रहें कि उसका टाइम कितना लगता है। विद्यालय में बिताया गया समय तो हम बता रहे हैं, ट्यूशन के दौरान आप कितना टाइम ट्यूशन में कितना टाइम देते हैं जब आप जाते हैं ट्यूशन टीचर के लिए। लेकिन मैं फिर आपको ट्यूशन टीचर का नाम मेरी ज़ुबान पे आता है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक क्रांति लाइए आप। मैं पूरे देश के लोगों से जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपके बच्चे जहाँ भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, अगर आप सरकार किराएदार का वेरिफिकेशन की बात करती है कि किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो आपके बच्चे का भविष्य निर्माता जो बन के बैठा हुआ है, जिसे आप ट्यूशन टीचर कह रहे हैं, आपका उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए। आप जहाँ भी आपका बच्चा ट्यूशन पे जा रहा है,
जहां भी आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है उसका पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। आपकी आपराधिक घटनाएं 50% कम हो जाएंगी, यह गारंटी है हमारी। और क्यों, मैं ये नहीं कहता कि ट्यूशन टीचर सब कुछ ऐसा करते हैं, सारी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जब बच्चा इस ट्यूशन टीचर तक आता है, ट्यूशन तक आता है, ट्यूशन से जाता है, उसके बीच की जो घटनाएं होती हैं तो उसको पता होता है। अगर वो पता है तो अगर वो शिकायत नहीं करता, इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाता या उस आवाज़ नहीं उठाता, तो अगर उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि किसी बच्चे के साथ में किसी प्रकार की घटना होगी इस स्थल पे तो आप इसके जिम्मेदार होंगे जी। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, ये दुकानें जो चल रही हैं, ये दुकानें बहुत अच्छे ढंग से सिस्टम पे आके चलना चालू होगी, ना कि इस दुकानों में भी कालाबाजारी होगी और यहाँ पर भी बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं होंगी, रेप की घटनाएं होंगी, मर्डर की घटनाएं होंगी, अपहरण होगा या वहाँ से कोई ऐसी ऐसी चालें चली जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं और आए भी हैं। कहीं सर तनाव इसमें पेरेंट्स का ही होता है कि ट्यूशन में जाओ पढ़ो, स्कूल में तुम मस्ती करके आते हो, 8 घंटे पढ़ते नहीं हो, उसको ट्यूशन भेजने। कई बार बच्चा रोता है ट्यूशन जाने में, मान लो छोटा है तो चलो वो मार से डरता है, तो मार भी इतना क्यों, वो मार से भी क्यों डरे, क्योंकि अलाउड नहीं है इतना बच्चों को मारना, इतना प्रेशर किसी पे भी अलाउ नहीं है और एक्ट कहता है कि नहीं आप बच्चों को मार नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बच्चा ट्यूशन जा रहा है फिर वो तनाव में भी रहता है, तो ये पेरेंट्स और टीचर दोनों जरूरी है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप हर एक जितना भी जहाँ भी ट्यूशन आपका बच्चा पढ़ रहा, आप अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए अपनी अपनी तरफ से पुलिस वेरिफिकेशन और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखें, क्योंकि सरकार में सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर की जिम्मेदारी उस स्कूल की होती है। वहाँ उसके रिकॉर्ड जमा होते हैं, उसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन आपका ट्यूशन टीचर अगर दूसरे दिन कहीं भाग जाता है तो आप उसको ढूंढते रह जाओगे और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत कुछ हो जाएगा। इससे अच्छा यह है कि आप पहले से उसका पुलिस वेरिफिकेशन। कोरोना काल में भी बहुत सारे सेंटर अभी चल रहे हैं, सरकार ने स्कूल बंद किए हुए हैं लेकिन आपके सेंटर चल रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को इसके गाइडलाइंस तैयार करके और तुरंत इसमें बात करनी चाहिए कि इसको तुरंत बंद किया जाए ताकि बीमारियां फैले ना। साथ ही हम लोग बात कर रहे थे कि ट्यूशन में बिताया गया आपका जो समय है वो आप उसको नोट करें और नोट करने के साथ ही आपको पता चल जाएगा क्या है। साथ ही टीवी देखते हैं आप, मनोरंजन से जुड़ी हुई जो चीज़ें आप उसको जब देखते हैं तो आप वो भी आप टाइम नोट करें कि कितना आप टीवी देखने में टाइम लगा रहे हैं, कितना आप खेलने में टाइम लगा रहे हैं, कितना आप फ़ोन से बात करने में टाइम लगा रहे हैं या अपने दोस्तों से गपशप करने में जो टाइम आपका लगता है। मुझे लगता है उन सभी चीज़ों को हमें नोट करना चाहिए और इसके बाद आप भोजन में कितना टाइम बताते हैं, बनाने में या खाने में या घर के काम के सहयोग में जो आपका टाइम जाता है, आप उसका भी टाइम नोट करें। और अगर आप इसके परिणामों को देखेंगे, जोड़ेंगे, तो आप भौचक्के रह जाएंगे कि आप अपनी लाइफ के लिए कितना टाइम दे रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए जो पढ़ाई का समय है एक्चुअल में कितना टाइम दे रहे हैं और कितना सही देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपको उसको समझ में अपने आप आ जाएगा। 24 घंटों का अब आप 24 घंटों में कुल उसका अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, कहाँ पर कितनी सही दिशा पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। आपके बच्चे का आप अपना खुद का बना सकते हैं, अपने बच्चों का बिना बताए उसका टाइम टेबल अगर आप समय सारणी के आधार पर बनाना चालू कर देंगे तो आप फिर इसके बाद उसका बाकायदे ग्राफ बनाइए और इसके बाद बताइए उस बच्चे के साथ में चार्ट। जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि मीटिंग करते हैं, जिस मुद्दे पे मीटिंग होती है इसके बाद उस मुद्दे के बाद जब हम उसकी अगली मीटिंग होती है तो उसका एक ग्राफ बनाते हैं। तो आप परिवार का साथ में उसके साथ में ग्राफ बनाइए और फिर बताइए कि बेटा हमने बिना आपके बताए हमने आपकी समय सारणी तैयार की है और समय सारणी जब हमने तैयार की है तो हमने देखा है कि 24 घंटे में आप सिर्फ इतने घंटे पढ़ाई में समय देते हो, बाकी आपको इन चीज़ों में टाइम जाता है। अब किस चीज़ों को आपको रोकना है, किस चीज़ को आपको ब्रेक करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आपको बढ़ावा देना है, आप उनकी सहमति के साथ में आगे की प्रक्रिया करेंगे। जैसे कि हम 2 चीज़ें बना सकते हैं कि जैसे एक चार्ट पेपर बना लिया, उसमें फालतू की चीज़ें लिख ली हैं कि ये क्या करता है पूरे दिन,
पूरे टाइम 24 घंटे में कितने, और इम्पोर्टेंट काम को ये कितना टाइम देता है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट काम जो इसका पढ़ना है, ट्यूशन है, इसमें कितना ध्यान देता है और ये फालतू की चीज़ों में कितना ध्यान देता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का पता चल जाएगा कि फ़ोन पे कितना टाइम लगता है, फ़ोन पे वो क्या देखता है, क्या सीखता है, किस तरह की चीज़ें देख रहा है। तो वो चीज़ें तो नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा उसको मोड़ दूंगा कि इसलिए कि हमें बच्चों को प्रताड़ित नहीं करना है, बच्चों को मानसिक रूप से परेशान नहीं करना है, वरना डिप्रेशन रोकने की हम बात कर रहे हैं, वो डिप्रेशन बढ़ जाएगा। हमें सिर्फ एहसास दिलाना है, जी जी, आत्मबोध कराना है, बताना है कि देखो हमने ये ग्राफ तैयार किया है। उदाहरण के लिए अगर हम एक गोला खींचें और इसके बाद उसको जो काम हम लोगों ने अभी बताए कह गए हैं कि खाने में इतना टाइम, घूमने में इतना टाइम, टीवी देखने में इतना टाइम, बच्चों के साथ खेलने में इतना टाइम, स्कूल आने जाने में इतना समय आपका लग गया है, पढ़ाई में आपका इतना टाइम लग गया है, ट्यूशन में इतना टाइम लगा है, ट्यूशन आने जाने में इतना टाइम लगा है, और उसको अगर हर एक अलग अलग कलर में उसको रंग दें और रंगने के बाद बताया जाए बच्चों को कि ये 24 घंटे का आंकड़ा है और 24 घंटे में आप इतना टाइम इन चीज़ों में दे रहे हो। अब बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लाइफ के लिए नुकसानदायक या मददगार है। निश्चित बच्चा बताएगा, अपने आप बताएगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मित्रवत व्यवहार के चलते अगर इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, उसको परसेंटेज में बांट के अगर दिखाएंगे और बताएंगे कि आपका पढ़ाई का समय अगर 24 घंटे में देखते हैं तो मात्र 1% निकल रहा है, और जो आपका फालतू का टाइम है ये आपका देखेंगे तो आपका कम से कम नहीं तो ये 6 से 7%, 8% तक जा रहा है। अब आपको कौन से टाइम को मैनेज करना है ये आपको देखना है। तो इस आधार पे बच्चे का बोझ कम हो जाएगा और उसकी दिशा तय हो जाएगी और वो बहुत अच्छी दिशा पे आगे चला जाएगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम इसको जानें, हम इसको समझें और उसी आधार पे आगे की तैयारी करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद हमारा ये नुकसान होगा। तो ये बेहद ज़रूरी। जी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। जी, कमेंट पढ़ते हैं सर। सरिता वर्मा का है, बहुत अच्छा सुझाव है। और आयशा जी गुड बोल रही हैं, अनु मंडल भी गुड बोल रही है। चंदन प्रजापति का कमेंट आया है, प्लानिंग 5 ईयर से 10 ईयर के बच्चों के लिए बढ़िया है। वो भी ये प्लानिंग माता पिता को फॉलो करनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया था कि ट्यूशन में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, उसी के लिए सुझाव आया है चंदन प्रजापति का। धन्यवाद चंदन प्रजापति जी, जो आपने हमें ऐसा कमेंट लिखा है कि हमें माता पिता को सुझाव देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये देना हमारा जितना कर्तव्य है, जितना हम लोग दे रहे हैं, मुझे लगता है चंदन जी आप भी प्रयास कर सकते हैं ऐसा। और ये सिर्फ 5 वर्ष तक के बच्चों की बात नहीं है, बच्चा 18 साल तक का होता है और उस समय तक बच्चा यानी कि बहुत ज़्यादा बहकने के या भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है कि और इसी उम्र में भटकाते हैं लोग, खासकर जैसे ही बच्चा 10 साल का ऊपर होता है तो भटकाना चालू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि भटकने का जो उम्र होती है, भटकाव की जो उम्र होती है, उसके लिए हमें बेहद ज़रूरी है कि हम पुलिस वेरिफिकेशन उनका ज़रूर कराएं। तो ये बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अभी बात कर रहे हैं और लगातार तो आप सबका समर्थन मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। आप अधिक सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी जो मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं, saksham.del1@gmail.com। तो ये हमारी मेल आईडी है और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9311124880 9311124880। आप इस नंबर पे भी हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं और अधिक आगे किसी प्रकार की जानकारी या सुझाव चाहिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। तो ये बेहद ज़रूरी चीज़ें जो हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग हमें देख रहे हैं। साथ ही हम लोग ये भी बताना चाहेंगे कि आप इस तरह की जो 3 भागों में भी इसको बांट के देख सकते हैं। एक जो डेली यूज़ में जो आने वाला जो समय है, आप उसको भी उस आधार पे देखते हैं कि जो अति आवश्यक है, इसके बाद जो आवश्यक है और जो गैर जिम्मेदाराना है, जो आवश्यक नहीं है। तो अति आवश्यक काम
आवश्यक काम या फिर जिनकी ज़रूरत कम है या जिस काम की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, वो हमारे जीवन के ग्रोथ से थोड़ा सा बाकी चीज़ों में पीछे हैं। तो मुझे लगता है अगर हम उसकी पूरी सूची बना के अगर हम लोग देखेंगे या चित्र बना करके हम बच्चों का मनोरंजन करके उन्हीं के द्वारा अगर हम लोग निकालते हैं वो चीज़ें, क्योंकि जब अगर हम कोई चीज़ उनके ऊपर देंगे, हम क्यों कह रहे थे कि मित्रवत व्यवहार के साथ में आप बात करें बच्चों के, इसलिए कह रहे थे क्योंकि बच्चों के साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना है। बच्चों को ऐसा दबाव नहीं बनाना है कि नहीं तुम इतने घंटे पढ़ते हो, हमने तुम्हारा लिखा है, तुम इतने घंटे सिर्फ घूमते हो, इतने घंटों के खेलने में लगाते हो। बिल्कुल नहीं। अगर आप इस ढंग से आएंगे तो बच्चा फिर रास्ते से भटक जाएगा। आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एहसास दिलाना है, एक ग्राफ बना करके कि देखो बेटा इतना बड़ा 24 घंटे का ये समय है और ये समय इतना आपका इसमें जाता है, इतना इसमें जाता है, इतने जाता है, आपका इतना सोने में जाता है, आपको इतना उठने में टाइम लगता है। वो अगर आप पूरा बना के दिखाएंगे तो बच्चे को खुद लगेगा वाकई पापा जी ने जो कहा है या मम्मी ने जो कहा है या मेरे भाई ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और हमें इस तरह करना चाहिए। तो आप आवश्यक काम, अति आवश्यक काम या फिर करके जो काम कम आवश्यक हैं आप उनकी एक सूची बना करके भी बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये जो कुछ तरीके हैं जिनको हमें रेगुलर देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग जिस तरह की चर्चा करते हैं ये शायद बहुत कम लोगों को मिलती है या चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए जब लाइफ स्किल की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तो हम बेहतर बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए सक्षम का यह प्रयास सदैव रहेगा और आप भी इस प्रयास के हिस्सेदार बन सकते हैं। आप जब चाहें, जिस रूप में चाहें, आप इस कार्यक्रम के हिस्सेदार बन सकते हैं और हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी संवारने के लिए आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं, सहयोगी भी बन सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अपने समय के अधिकतम प्रयोग में जो आने वाली जो चीज़ें हैं उसको भी हम लोग जानेंगे। एक तो अति आवश्यक जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब उसमें क्या क्या हो सकता है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम इसलिए दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं कि जो अति आवश्यक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब आपका सोना ज़रूरी है, ये क्लियर है। आपकी पढ़ाई ज़रूरी है, ये बिल्कुल क्लियर है। आपका खाना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल क्लियर है। आपका खेलना भी ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कितना, यानी खाना भी तो कितना, 24 घंटे तो खाते नहीं रहेंगे, उसका भी एक टाइम है। खेलने का भी तो कितना, यानी कि खेलना ज़रूरी है। अगर हमने कह दिया इसका मतलब आए स्कूल से बस्ता फेंका और खेलना चालू किए, रात में खाने के समय फिर आ गए वापस, तो ये ज़रूरी नहीं है। उसका समय क्या है, उसका महत्वपूर्ण क्या सूची है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, महत्वपूर्ण लेकिन सामान्य, महत्वपूर्ण है लेकिन सामान्य है, यानी कि दैनिक प्रक्रिया पे है, सामान्य। अब हमें नहाना है, यह महत्वपूर्ण है लेकिन सामान्य है, हमारी दैनिक प्रक्रिया, दैनिक कार्य से जुड़ा हुआ काम है। तो इस तरह के कामों को भी हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अति आवश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, अति आवश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम बता दें कि आपको बाई दफ़े पेट में दर्द हो रहा है और आपको स्कूल भी जाना है, स्कूल भी जाना है, यह अति आवश्यक है कि स्कूल जाना है, लेकिन पहले आपकी पेट दर्द हो रहा है, पहले उसका इलाज ज़रूरी है, इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं, पहले महत्वपूर्ण आपका इलाज हो गया। तो अति आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, इसको भी हमें देखेंगे। चूँकि हम हैं, हमारा जीवन है, तो स्कूल भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है, इसलिए स्वयं है। दूसरा, ना अति आवश्यक है और ना ही महत्वपूर्ण है। अब हमें फ्रेंड से बात करना है, आप कैसे हैं, ठीक हैं, ये बातें तो होंगी, लेकिन ज़रा आप सोचिए कि जब एक एक घंटे बातें होती हैं तो कितनी महत्वपूर्ण बातें होती होंगी और कितनी महत्वपूर्ण नहीं होंगी, ये तो आप खुद समझ सकते हैं या हम समझ सकते हैं। जब हम लोग लगते हैं कितनी महत्वपूर्ण बातें करते हैं, मैं तो कुछ अपने दोस्तों को टोकता भी रहता हूँ कि आप जब बात करते हैं तो कितनी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, यानी इतना लंबा खींच देना किसी चीज़ को या उसको उतना सीमित बात करना जितनी आवश्यकता है। तो दोस्ती बहुत ज़रूरी है, बातें करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि कितना ज़रूरी है, आवश्यक है, ना अति आवश्यक है और ना ही आपका अति महत्वपूर्ण है। तो आपको सीमित अगर है तो हमें उस दिशा पे हमें प्रयास अपने उसी तरह करने चाहिए और इस तरह के कामों को बहुत सोच समझ के हमें करना होगा, जिसकी
हमारे जीवन में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है या कोई उसका जो है आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। तो उस तरह की चीज़ों को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जी, आप कुछ पढ़ रहे हैं? आयशा अली ने ही लिखा है, वेरी गुड, और बहुत अच्छा सुझाव है। हम अगर ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बस ये लिखा है। थैंक यू आयशा जी, बहुत बहुत आपका। तो थैंक यू। आप सब लिख रहे हैं लगातार, हम भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स को जान रहे हैं। और प्रस्तुतिकरण में कल जो यानी कल बनाना है या आज हमें किसी काम को करना है या तत्काल करना है, तो किसी ने कहा है 2 प्रकार की दोहे हैं। एक तो किसी ने कहा है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, पल में परले करत रहो अभी पड़े हैं बरसों। तो कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं कि आज का काम कल कर लेंगे, अरे कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं नरसों कर लेंगे, और वो कहते कहते काम वो पिछड़ जाता है और वो काम होता ही नहीं है। क्योंकि टाइम और डेट तो नहीं रुकती ना, वो काम जरूर रुकता है। लेकिन किसी ने एक इसका उल्टा भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले करत रहोगे तो फिर करो बहुरी करोगे कब। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें कल वाले काम को हम कोशिश करें कि आज के काम को अभी निपटाएं और कल के काम को बनाने का रास्ता तय कर लें। तो बेहद ज़रूरी यह है कि हम इस तरह की चीज़ों को समझें, जानें, और जो कल करने वाला काम है उसे आज हम लोग करें, वो शायद हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, यदि आपको माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसे आप क्या समझते हैं? आपको वो ज़रूरी है या आपका स्कूल ज़रूरी है? हमें ये भी देखना होगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब हम प्राथमिकताओं की बात करते हैं तब ये चीज़ें सामने नज़र आ रही। तो आपको इस तरह के जो मेन काम है, बहुत यानी कि जो महत्वपूर्ण नहीं है या जो अति आवश्यक भी नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है, उस तरह के कामों के भी हमें लिस्टिंग करना होगा, जानना होगा और देखना होगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि लाइफ स्किल का जो हिस्से हैं, जिस हिस्से पे हम लोग बात कर रहे हैं, आपके जो सुझाव हैं वो हमें लगातार मिलते रहें। और इस तरह के जो चीज़ें जो हम लोग बता रहे हैं, या अधिकतर सुनने को और जानने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हम इसका पूरी तरह अनुसरण करते हैं, इसको जानते हैं, तो हमें लगता है, हम जब मेहनत करते हैं, इस तरह के नोट्स तैयार करते हैं आप लोगों से चर्चा के लिए या आप लोगों को बताने के लिए, तो कई दिनों तक हमारा उसमें बीत जाता है। और जब वो टाइम हमारा बीतता है तो हमें भी लगता है कि अगर कोई इसका अगर अनुसरण ना करे या इस चीज़ को अगर सही ढंग से फॉलो ना करें, तो शायद हमें लिए भी बहुत मुश्किल होता है या हमें भी अफसोस लगता है। इसलिए आप ज़रूर इस तरह की चीज़ों को समझें और इसको जानें। जी हाँ, आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? जैसे कि हमें बहुत चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी समय को लेकर अगर आप समझोगे तो आपका तनाव बहुत जल्दी कम होगा। क्योंकि कई ये होता है कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं पेंडिंग में, जैसे स्कूल का होमवर्क हो गया या कुछ, तो वो जब टीचर डांटती है तो वो तनाव हो जाता है। घर पे आकर उस होमवर्क को लगे रहना करना, तो वो घर वालों के लिए तनाव हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों पे प्रेशर ही बनता है। तो आप बच्चों को ये सिखाइए कि डेली होमवर्क करिए और डेली उस चीज़ को आप चेक करिए, तो बच्चों का भी प्रेशर कम होगा। और इतना अभी उन पे पढ़ाई का प्रेशर ना दो तो ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों को पूरी ज़िंदगी पढ़ना ही है। तो हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की चीज़ें हैं, कंप्यूटर में गेम खेलने की बात हम लोग करते हैं, तो वो कितना ज़रूरी है कितना नहीं है, हम इसको भी देख सकते हैं। बहुत अधिक सोना है, यानी सोने का जो सामान्य प्रक्रिया है वो तो ठीक है कि ठीक है हमें इतने घंटे सोए, लेकिन जब भी देखो तब सोना है या सोने का नाटक करना है, वो हमारे लिए कितना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। घंटों दोस्तों के साथ में घूमना या फालतू की बातें करना या फिर समय उनके साथ में व्यतीत करना है, रेडियो टीवी वगैरह देखने में ज़्यादा समय व्यतीत करना, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं या नहीं, हमें उस पर विचार करना होगा, उसको हमें देखना होगा, समझना होगा। प्राथमिकता इसकी निर्धारित करना भी हमारे सबके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इसकी प्राथमिकता को निर्धारित करें। और साथ ही हम लोग जो है इसकी एक समय सारणी भी तैयार कर सकते हैं। जैसे हम लगातार समय सारणी की बात हर उसमें बोलते हैं कि आप जब पूरा आपका बन जाएगा और जब आपकी समय सारणी उस आधार पे बन जाएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कितने घंटे हम क्या करते हैं, लेकिन अगली समय सारणी जो आपकी बनेगी अब हमें क्या करना है जी। जब आपका टाइम आपको पता चल जाएगा कि हम फालतू समय हमारा ये जा रहा, तो निश्चित है आपको नई समय सारणी तैयार करने का तरीका बनेगा। तो आप उसको देख सकते हैं कि उसी तरह जिस तरह आपने उसको मापा था कि हमारा कितना टाइम किस चीज़ में जाता है, उसी तरह हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा
अगली समय सारणी कैसी बनेगी कि हमारा दैनिक दिनचर्या, हमारे कितनी बहुमूल्य जो समय है वो कैसे मैनेज हो जाए। तो ये बेहद ज़रूरी है हम लोगों को बताना और हम लोगों को साथ में लेकर के चलना। हम लोग जो है काम को जो टालने की बात हम लोग करते हैं, खासकर यही होता है कि काम को टालना एक बुरी आदत है, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये टालते हैं लोग। आदत बनी रहती है। और हम भी बचपन में टालते थे, क्योंकि हमें आज इस तरह बताने वाला कोई नहीं था, हमें आज इस तरह समझाने वाला कोई नहीं था। हमारे ज़माने में या हमारे समय में तो टीचर घर से कान पकड़ के सीधे घसीटते हुए ले जाते थे, उल्टा भी टांग देते थे, फिर भी घर वाले कहते थे नहीं ये गलती है, सही कर रहे हैं, इसको पढ़ेगा तभी पढ़ेगा। आज तो ऐसा कानून आ गया है कि आपको मार भी नहीं सकते, लेकिन अभी भी स्कूल, बहुत सारे स्कूलों में मार पड़ती है। था कि हमारे पेरेंट्स खुद ट्यूशन वालों के पास जाके कहते थे इन्हें मारना अगर ये ना पढ़े। हाँ। और आज का टाइम है कि हमारे बच्चे को कोई मार दे तो हम जाके कहते हैं क्यों मारा। क्यों मारा। और देखिए मारने का अधिकार भी नहीं है, और क्योंकि पढ़ाने की शैली बदल गई, और जब प्रज्ञाएं चीज़ें बदलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि अब बिहेवियर बदल रहा है, जीवन जीने की शैली बदल रही है, लोगों के आचरण बदल रहे हैं, उस आधार पे ये मारपीट की घटना भी कम होनी चाहिए। हमारे टाइम पे इतनी घटनाएं भी नहीं होती थी सर, अब तो छोटे बच्चों को छोड़ा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल, अब घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये बेहद ज़रूरी होता। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं ये नुकसानदायक हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमें प्यार से जितना हम समय दे पाएंगे बच्चों को, जितना हम लोग उन्हें बता पाएंगे, शायद वो बेहतर होगा और भी अच्छा होगा। तो जो हम लोग काम टालने की बात करते हैं, यह एक बुरी आदत है। इस बुरी आदत को हमें समझना होगा। यह वह आदत है जो उत्तरदायित्वों से, जो हमारा उत्तरदायित्व है उससे हम दूर हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने उत्तरदायित्व का पालन कैसे करेंगे, और पालन तो तभी करेंगे जब हम उत्तरदायित्व के लिए भटकेंगे नहीं, हमारा भटकाव नहीं होगा, यानी हम काम को टालने की आदत छोड़ देंगे। टाल मटोल करने की आदत बहुत ज़्यादा होती है बहुत सारे लोगों की। जब कहते ये करना है, नहीं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, कर लूँगा, थोड़ी देर में कर लूँगा। तो ये बहुत सारी जो टेक्निक होती है काम टालने की या टाल मटोल करने की, उसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इस तरह की चीज़ों के लिए मूर्ख भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। आप भी उसमें कम नहीं होंगी मुझे लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो मूर्ख बनाने वाली भी चीज़ें होती हैं, बचपन की बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ज़रूर बचपन में ऐसा किया होगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं कहता कि आप अभी ऐसा करना है। जाना, पेट दर्द हो रहा है, बहाना हो जाता है, बहाने होते हैं। तो बिल्कुल यही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मूर्ख बना देते हैं, मूर्ख बनाने की प्रक्रिया होती है, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे इसको दूर करेंगे। हमारे कुछ और भी अलग अलग स्वभाव होते हैं। एक तो डरावना हो सकता है, जब बहानेबाजी करते हैं, वो क्या डरावना हो सकता है वो आपको समझना है। मुझे आज भूत दिखा था, आज मेरा पेट इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं चलने नहीं पा रही हूँ, या कुछ ऐसे। मुझे याद आ रहा है कि एक हमारे क्लास में एक मेरा साथी था, और वो एक बार घर में आया और बोल दिया कि मेरे तो दादाजी ख़त्म हो गए, इसलिए मैं इतने दिन से स्कूल नहीं आया। कुछ दिनों बाद फिर चलता रहा, फिर इसका सब्जेक्ट जब अधूरा हो गया तो फिर डरने लगा। कुछ दिनों बाद कह दिया, मेरे घर का दूसरे व्यक्ति का नाम ले लिया कि वो ख़त्म हो गए। तो बहुत लोग ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसा डरावना झूठ बोलते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बहानेबाजी क्यों होती है? क्योंकि हम बच्चों के साथ में समय नहीं देते, या बच्चों को हम सही ढंग से गाइड नहीं कर पाते, समझा नहीं कर पाते, और बच्चे को जब कोई बहाना नहीं मिलता तो कुछ भी, किसी को भी कहीं भी मार देगा। तो ये बेहद ज़रूरी है। दूसरे कुछ और भी बहाने होते हैं जो असुविधाजनक होते हैं, ऐसे भी लोग करना चालू करते हैं। कष्टकारक भी होता है ये, जब बहानेबाजी होती है तो उससे बहुत डरावनापन महसूस होता है, असुविधाजनक लगता है अपने आप को, और बहुत कष्टकारक होता है। कभी कभी बहुत दुख होता है जब कोई बहाने बनाता है, यानी कि अपनी अंतरात्मा दुखती है और लगता है कि यार हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की या हमने इतना कुछ किया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। उदाहरण के लिए अगर हम अपने दोस्तों से बात करें कि आज हम लोग लाइव में आ रहे हैं, आपको सबको देखना है आज लाइव में क्या हो रहा है और इसका अनुसरण करना है, और वो व्यक्ति अगर लाइव में ना देखे तो फिर वो दुख तो होता ही है कि हम बार बार कह रहे हैं काम नहीं हो रहा। या फिर हम उनसे अगर हम लोग अपेक्षा कर दें कि नहीं आपको इस काम को करना है और वो काम ना करें लगातार कहने के बावजूद भी, तो तकलीफ़ होती है और कष्टकारक होता है, और उस कष्ट को हमें समझना बेहद ज़रूरी है।
या उस कष्ट का बोध कराना बेहद ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को बोध नहीं कराएंगे तो वो उसकी हैबिट बन सकती है, उसकी आदत बन सकती है। कठिन है ये काम, ये हम जानते हैं। लाइफ स्किल को पूरी तरह जीना, हम सही ढंग से जीना, ये बहुत कठिन है। डिप्रेशन में काम करने वाले डॉक्टर खुद डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये हमारे मानव चरित्र का हिस्सा है, मानव का हिस्सा है। और ये अगर हम मानवता की अगर हिस्सा है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम कुछ चीज़ों को कम करके उसको कम किया जा सकता, पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसको अगर व्यवहारिक रूप से अगर हम उसको लेके आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती हैं और इन चीज़ों में हमें फ़ायदा भी मिल सकता है। अपर्याप्त जो है ये भी होता है और इस चीज़ को हमें समझना बेहद ज़रूरी है। तो हम जिन चीज़ों में बात कर रहे हैं, आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, आपको इसको समझना, आपको इसको जानना, ये हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, तभी हमारे अच्छे अंक आएंगे, तभी हम जाकर के दूसरों को और कुछ समझा पाएंगे, या बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। खासकर जो सोशल वर्कर हैं, जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, कहते हैं अपने आप को खुद पे सोशल वर्कर हैं, लेकिन बिहेवियर, बच्चों के प्रति उनका रवैया कैसा है वो समझ में आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना होगा, जानना होगा। जी हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? हम कमेंट की तरफ जाते हैं। भागीरथ सर ने गुड लिखा है, मान गए गुरु। भागीरथ सर थैंक यू। किशन मंडल जी ने भी कमेंट किया परेशानियों को दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें, इससे आपकी तकलीफ कम होगी। जी किशन मंडल जी आप सही बोल रहे हैं। आयशा शर्मा सो प्राउड, राइट आयशा जी बोल रही हैं। थैंक यू आप सभी का कमेंट करने के लिए और आप सबका सुझाव देने के लिए। तो बिल्कुल हमारे पास समय बहुत कम है, लगातार हमारे पास मात्र जो है 10 मिनट का टाइम है और 10 मिनट के अंदर जो है हम लोग कुछ चीज़ें बात करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि जब काम में कोई देरी होती है तो आप लोग भी सफाई कर देते हो, बहुत ज़्यादा सफाई देने लगते हो। जी बिल्कुल। ऐसा होता है क्या? घर में प्रेशर ज़्यादा है या घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार चीज़ें हो भी जाती हैं, जब पर झूठ बोलते बोलते ऐसा हो जाता है कि कई बार जो सच बोलता है उसके प्रति भी ये लगता है ये भी झूठ बोल रहा है। तो बिल्कुल ये सफाई देने की आदत भी बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई काम नहीं कर पाते तो उसमें सफाई ज़रूर देता है और इतना बढ़िया सफाई देते हैं, सफ़ेद झूठ जिसे कहते हैं ना, तो वो सामने आता है। और मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। और सफाई देने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कर लूँगा, एकदम ऐड कर जो बोलते कि हाँ भाई कर लेगा, हाँ मैं कर लूँगा, मेरा मूड जब होगा मैं इसको कर लूँगा, इस तरह की सफाई हो जाती है। कर लूँगा, अभी मेरा मूड नहीं था, जब मेरा मूड होगा ज़रूर इसको कर लूँगा। इस तरह अध्यापक हमें बहुत सारा गृह कार्य दे देते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं, या हमारे साथ जो जुड़े हुए हम लोगों के बीच में जो काम करने वाले लोग हैं ऐसा वो भी ऐसा ही करते हैं। सर तो इतना ज़्यादा काम दे देते हैं कि हमारे बोझ ही इतना हो जाता है, हम कहाँ से करें, कितना करें। जैसे हम बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कई बच्चे होमवर्क नहीं देते तो वो यही सुझाव देते कि स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क आ रहा है इसलिए हमने आपका होमवर्क नहीं किया। हाँ, होमवर्क नहीं किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत ज़्यादा स्कूल में बहुत ज़्यादा होमवर्क आ जाता है, या फिर जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए तो यानी कि जो बहानेबाजी जब करते हैं ना, एक तो सबसे पहले बात यह है कि आपने काम नहीं किया, दूसरा काम न करने के बाद जब सफाई देते हैं तो वो बड़ा मनोरंजन दृश्य होता है, वहाँ पे अपने आप में हंसी भी होती है, दुख भी होता है। तो ये बहानेबाजी अक्सर होता है। मैं दबाव में ज़्यादा अच्छा काम कर पाता हूँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, आपने बार बार, मैं भी अक्सर कहा करता हूँ, जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ जब भी कभी होता है कि आप मुझे बार बार काम याद दिलाते रहो। हाँ जी, होता है ना ऐसा, आप भूल जाते हो, आपको काम देते हाँ, हैं, हाँ। आप भूल तो बहुत सारे काम जब आते हैं तो मैं कहता हूँ मुझे याद, बिल्कुल आप मेरे बार बार टोकते रहोगे मैं तुरंत कर दूंगा। तो ऐसा होता है। तो बिल्कुल तो काम का होता है कि दबाव में ज़्यादा काम कर पाता हूँ, इसलिए अभी मैं इंतज़ार करूँगा, या मैं जब प्रेशर होगा। लोगों का सर ये होता है कि बहुत सारा काम है तो उन पे दबाव है इसलिए उनको याद दिलाना पड़ता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं, अरे कोई नहीं आज बोल दिया ना, जब दोबारा टोकेंगे तिबारा टोकेंगे तब हम काम करेंगे। हाँ, नहीं फिर ऐसा भी होता है, रुक जाओ मैं भी पहले मैं खेल लूँ ये, इसके बाद फिर ये मैं पहले टीवी देख लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं इस काम को कर लूँगा, या रुक जाओ थोड़ी देर तो मम्मी सो लेने दो। हाँ,
और थोड़ा सो लेने दो, इसके बाद फिर मैं उठ के पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। यानी बहुत सारे ऐसे बहाने हैं, मुझे मेरे दोस्तों ने काम नहीं करने दिया, मेरी कॉपी छीन लिया, आज मेरे पास पेंसिल ही नहीं थी, होते हुए भी पेंसिल नहीं है, और होगी भी तो कहेंगे नहीं आज अब तो इसका छिली नहीं है, ये शॉर्पनर नहीं है इसका। मानी कि जितने भी बहाने होते हैं वो कम होते हैं। और आप जब देखेंगे इस तरह के बहानेबाजी, अगर खुद अपने जीवन पे अगर जाएंगे आप और इसका अनुसरण करेंगे तो इसका आनंद को कुछ और मिलेगा, जानने को कुछ और मिलेगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि इसमें कुछ जानना होगा, हमें समझना होगा कि बहानेबाजी किस तरह की होती है और उस बहानेबाजी से हमें कैसे बचना है। ये बेहद बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हमें लगातार फोकस करना होगा, जानना होगा। कुछ सुधारात्मक मापदंड भी होते हैं जिसको हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे। एक तो यह है कि बुद्धि संगत तर्क दें। अगर हमें कुछ करना भी है तो कम से कम ऐसा तर्क दें जो बुद्धि संगत हो, यानी आपके काम से जुड़ा हो, बौद्धिकता से जुड़ा हुआ चीज़ हो। अगर ऐसे तर्क देंगे तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा होगा। आत्मनिर्णय नियंत्रण का अभ्यास कराएं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा, इसलिए हम ये बात बता रहे हैं कि अगर कोई बच्चा इस तरह बहानेबाजी अक्सर करता है या अक्सर कोई बच्चा जो है काम टालने की बात करता है, टाल मटोल ज़्यादा करता है, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं थे जिससे हमारा मानसिक रूप से विकास होता था। तो हम इसलिए आपको ये बात दोबारा बता रहे हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं कि जब भी कभी जो बच्चा आपका ज़्यादा बहानाबाजी करे या काम करने में टाल मटोल करे या नाटक करता है या ऐसे कोई लोग हैं, तो आपको उसको सबसे पहले उसके सुधार के लिए आपको बुद्धि संगत तर्क देना है। और तर्क बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम पढ़ाई करते थे, जब हम स्कूल जाया करते थे, उस समय सभी बच्चों को प्रार्थना के बाद प्रतिदिन टीचर एक ऐसी कहानी सुनाता था, महापुरुष की कहानी सुनाता था, जीवन से संबंधित कहानी सुनाता था, पढ़ाई से संबंधित कहानी सुनाता था, हमारे जीवन को कौशल की कहानी सुनाता था, जिससे हमारा मानसिक रूप से ग्रोथ हुआ करता था और वो हमारे जीवन का तर्क संगत बिल्कुल फिट होता था। अगर आपको ऐसी चीज़ें, अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो आपको ऐसी चीज़ों का अनुसरण करना चालू करना पड़ेगा। ये बेहद ज़रूरी है। आत्मनियंत्रण का भी है। जी बताइए। कहीं ना कहीं सर ये होता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो बहाना भी जरूरी होते हैं, क्योंकि वो बचपन है उनका, वो नहीं छीनना चाहिए हमें। नहीं, बचपन तो छीना, बहाने को समझना होगा कि वो किस तरीके का बहाना और क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है। उसके दोस्त के थ्रू से पूछना होगा, दोस्त बनकर बात करो से। पर जो जैसा आपने कहा कि कहानी सुनाकर, ये जरूरी है सर कि कहानी सुनाकर ही उसे सुझाव दो, पर किसी बच्चे का कंपेयर करके किसी से नहीं, वो नहीं करना चाहिए। आजकल के जो पेरेंट्स है वो यही कर रहे हैं कि देखो उसका बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उसका बेटा इतना पढ़ लिया, तेरे मार्क्स कम आए, तूने यहाँ इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया या कुछ भी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स में कि वो किसी बच्चे से कंपेयर करें, बल्कि उसको कहानियों से या किसी और तरीके से उसको सुझाव दें। तो इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि संगत तर्क देना बेहद ज़रूरी है और उसको समझ के हमें अपना काम करना चाहिए। या हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आत्मनियंत्रण का जो हम लोग पहले दूसरे लेसन पे हम लोगों ने बात किया था कि आत्मनियंत्रण कैसे करेंगे, तो जो आत्मनियंत्रण करने की चीज़ें हैं उसको हमें सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे जो है आत्मनियंत्रित हो सकें और उस दिशा पे काम कर सकें। साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति कैसे होगी उसके दिमाग में, क्योंकि अगर उसके अंदर नकारात्मक विचार आ गए और आते रहे तो मुझे लगता है उसकी जीवन जीने की जो शैली है वो प्रभावित होगी। और उसको सकारात्मक जीवन अगर शैली से जोड़ना है तो हमें उसके सकारात्मक विचारधारा जो उसके लाने की जो प्रक्रिया है उसको हमें लगातार जागृत करने की बात करना चाहिए, स्वाभिमान को जगाने की बात ज़रूर करना चाहिए, ताकि, और हम कहते हैं कि बच्चों का बचपन नहीं खोना चाहिए, बच्चों का बचपन नहीं खोना चाहिए, बचपन, लेकिन बचपन कैसे जाएगा। और आप उसका ये नहीं कि बचपन नहीं खोना चाहिए, इसका मतलब बच्चा है तो छोटा, उसको दिन भर खेलता ही रहे या धूल में खेल रहा है तो बचपन है, तो बचपन है, ऐसा ये बचपन नहीं है। बचपन न खोलने पाए इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप उसको अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि बच्चों का बचपन नहीं खोना है, उसका आत्मबोध कराना, उसका स्वाभिमान को जगाना वो बेहद ज़रूरी है। जब इस तरह बच्चा करना चालू करें या कोई भी करना चालू करें, आप अपने से कहें काम मुश्किल है या कठिन है, आप खुद उसको बताएं, उसका आत्मसात कराएं तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर एक बार
की कोशिश करूँगा और वो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको हार भी नहीं माननी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं बार बार कहती हूँ स्कूल नहीं जाता मैं क्या करूँ, ये भाग रहा है मैं क्या करूँ। इसका मतलब आपने कुछ आयाम तो अपना लिया है, अपने एक आयाम अपनाया कि इसको स्कूल छोड़ने जाना है। हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, इसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, ये स्कूल जा ही नहीं रहा है, और वही बच्चा जब 1 महीने लगातार हमारे पास आता है वो स्कूल जाने लगता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई बच्चा पढ़ाई पे कम जाने पे उसका मन नहीं लगता, स्कूल नहीं जाता है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से एक टीचर आपको स्पेशल ड्यूटी आपके बच्चे को देगा। हो सकता है कि आपको होम में घर में जा कर के उस बच्चे को क्लास देनी पड़े उसके मनोदिशा को सुधारने के लिए। तो यहाँ से व्यक्ति जाएगा, आपके बच्चे के साथ में समय पर डे 1 घंटे का समय व्यतीत करेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बच्चे में सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये वादा देते हैं, हम ये वादा करते हैं, हमारे यहाँ पे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, जिन लोगों को हमने तैयार किया है, जिन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो पूरी तरह ट्रेंड हैं। और कभी स्कूल न जाने वाला बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो स्कूल नहीं जा रहा है, जो स्कूल से भाग रहा है, डर रहा है, ऐसा बच्चा नियमित स्कूल जाने लगेगा यदि हमारा टीचर आपके पास तक जाएगा। आप ज़रूर इससे संबंध में हमें बात कर सकते हैं। आप हमारा फ़ोन नंबर है 9311124880। हम आपको अपने यहाँ से एक साथी नियुक्त करेंगे, वो लगातार 1 मंथ तक आपके यहाँ पे जाएगा, आपके यहाँ आपके बच्चे के साथ में समय बिताएगा और उसको सही मार्गदर्शन देगा। अगर आपका बच्चा स्कूल न जाने लगे, आपका कहना ना मानना लगे, तब आप बताइए। चूँकि यह जीवन कौशल की बात है, जीवन सिखाने की बात है, जीवन देने की बात है और जीवन में परिवर्तन लाने की बात है। तो आपको उतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ आपके साथ में रह जाएगा वो उसके साथ खेलेगा, हंसेगा, बोलेगा, बात करेगा, टाइम व्यतीत करेगा। 1 घंटे का उसका पूरा तरह उसके साथ में घुले मिलेगा और धीरे धीरे करके उसका मनोरंजन करते हुए उसके अंदर बदलाव लाएगा। और इस बदलाव के लिए ज़रूर मेरा साथी आपके पास तक आएगा। तो अगर मेरा सुझाव अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना मेल कर सकते हैं। और पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी अगर आपको ऐसे वॉलंटियरों की ज़रूरत है तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। तो saksham.del1 जो है आप इसमें हमें मेल करें और हमारे यहाँ से एक टीचर आप ले सकते हैं। तो आज काफ़ी हो गया मुझे लगता है हम। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल से रिलेटिव ही अपने बच्चों के लिए हेल्प मांग सकते हैं। आप किसी भी मुद्दे को लेकर आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं, बच्चों को लेकर, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और हमें मेल ज़रूर कीजिए अगर किसी भी बच्चे के साथ या कुछ भी प्रॉब्लम हो, saksham.del1@gmail.com पर। तो थैंक यू आज के पूरे प्रोग्राम के लिए, आपका लगातार सहयोग के लिए, आपके लगातार मार्गदर्शन के लिए, आपके लगातार जुड़ाव के लिए। इसी के साथ कल हम फिर आपको इसी टाइम नए विषय के साथ में दोबारा मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।